दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और लगातार वहां पर गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष जहां लगातार अडानी के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है, वह लगातार अडानी के मुद्दों पर चर्चा करने की मांग सरकार से कर रहा है। वही सरकार लगातार इस चर्चा से बच रही है और उन्होंने जॉर्ज सोरोस को लेकर, जो अमेरिकी उद्योगपति है, उसको लेकर विपक्ष के दलों पर उन्होंने हमला बोला है। उनका कहना है सरकारी पक्ष का कि जॉर्ज सोरोस भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए लगातार यहाँ पर षड्यंत्र कर रहा है और आर्थिक सहयोग कर रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है, अगर जॉर्ज सोरोस ऐसा कोई गतिविधि में शामिल है और वह लगातार सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो सरकार आखिरकार उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उसके खिलाफ कोई मुकदमा है पंजीकृत क्यों नहीं कर रही है? और अमेरिकी सरकार पर क्यों दबाव नहीं बना रही कि उसे हमारे हवाले करें, हम यहाँ पर उस पर मुकदमा चलाएंगे, केस चलाएंगे। तो तमाम तरह की सवाल जवाब लगातार सत्ता के गलियारों में भी है और विपक्ष भी लगातार सरकार पर नए नए तरीकों से हमला भी कर रहा है। कल पार्लियामेंट में हमने देखा कि अडानी और मोदी जी के मुखौटे लगाकर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। वहीं आज भी जो विपक्षी सांसद थे वह विभिन्न तरह के बैग बैग लेकर उस पर पूरा फोटो लगाकर उनका लगातार प्रदर्शन नए तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को लगातार सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में संसद क्या चल पाएगी? क्या संसद में बहस हो पाएगी? या अडानी का मुद्दा किस दिशा में ज्यादा दिखाई देता है? इन सब सवालों का जवाब जानेंगे आज बहुत ही वरिष्ठ वक्ता हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट हमारे साथ, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। माता हिमांशु जी जुड़े हैं गुजरात से, बहुत ही सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हिमांशु जी, जैसे पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट में लगातार गतिरोध बना हुआ है और विपक्षी भी अपने मुद्दों से हटने को तैयार नहीं है। वह लगातार अडानी के मुद्दे पर सरकारों को घेरने में लगातार लगा हुआ है, नए नए तरीके से प्रदर्शन भी कर रहा है संसद के प्रांगण में, संसद के बाहर। तो ऐसे में वो सरकार भी लगातार जो सोरोस का मुद्दा वह लेके आई है, उस पर वह लगातार विपक्षी दलों पर हमलावर है। आपको इसकी परिणति क्या दिखाई देती है और किस दिशा में पार्लियामेंट का सेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, हिमांशु जी? देखिए, शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है, नमस्कार संवाद इंडिया के दर्शकों को, जो भी ये शो देख रहे हैं, आपको सभी को। शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है, आई मीन लोकसभा का, राज्यसभा का, तब से ये मुद्दा आने वाला था, ये बात तय थी। अब 15-16 कुछ बिल है और कल एक खबर आई कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी शायद अभी उसमें मूव कर सकता है पार्लियामेंट में। 240 लोग जो है वो सत्ता पक्ष में है और 234 लोग जो है वो विरोध पक्ष में बैठे हैं, तो ये बिल आसानी से मूव नहीं होंगे, जो भी है, वक्फ बोर्ड का है, वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह के। महाराष्ट्र के जब चुनाव के परिणाम आए, तभी उसी दिन हमने फेसबुक पे लिख लिया था कि आप बी रेडी फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, वन एंड वन ही करके हमने कहा था। तो ये हो रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इसके चलते जो बातें आ रही है, अदानी के मुद्दे को लेकर जो जेपीसी की डिमांड हो रही है, जो जांच की डिमांड हो रही है, उस मुद्दों को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। हम सबको पता है क्यों दरकिनार किया जा रहा है। और उसके बीच ये बातें आई जब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को, मतलब पार्लियामेंट के फ्लोर पे, राज्यसभा के फ्लोर पे, ये कहा कि 3 साल से लगातार हमले हो रहे हैं। तो 3 साल से लगातार हमले हो रहे हो तो 10 साल से आप सत्ता में है, आपकी ये तीसरी टर्म है। दुनिया की ऐसी मुझे सरकार दिखाई है जो तीसरी टर्म में ऐसा, मतलब ऐसा वीक स्टेटमेंट देगी कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशें की जा रही है, अर्थतंत्र को खत्म किया जा रहा है। दुनिया की कौन सी ऐसी सरकार होगी जो तीसरी टर्म में आएगी और ऐसी वीक स्टेटमेंट लोकसभा या राज्यसभा के फ्लोर से देगी? तो मतलब आप कीजिए ना, आप सत्ता में है, आपके पास सभी पावर है, सब तरीके के पावर है, आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आपकी, आप जिसके बारे में, कूटनीति के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बारे में कूट कूट के बातें करते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो कीजिए। जॉर्ज सोरोस का जो भी कनेक्शन निकला हो, जो आपने शनिवार को पूरा लाए और कहा कि ये जॉर्ज सोरोस का और इसका सोनिया गांधी का, जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के साथ कनेक्शन है। तो ध्रुव राठी ने हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें जॉर्ज सोरोस के लोग कैसे आए थे, इनके बेटी बेटियां कैसे पढ़ते हैं विदेश में, जब ये लोग विरोध पक्ष में थे, वो सब बातें भी आई है सामने। तो मैं इतना मानता हूं कि जॉर्ज सोरोस अगर इस देश का दुश्मन है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे हमला कर रहा है हमारे देश की, वो हमारे लोकतंत्र पे या अर्थतंत्र पे हर बार हमले कर रहा है, तो हमने यहाँ कानून बनाया है कि हमारे अर्थतंत्र के ऊपर जो हमला करेगा हिंडनबर्ग के बाद, हमने कानून बनाया हमारे देश की सरकार ने, तो उसके खिलाफ मतलब कार्यवाही की जाएगी। तो जैसे अदानी के सामने इंडाइटमेंट हुई है यूएस कोर्ट्स में, सबूत इकट्ठा कीजिए, लेके आइए उन्हें यहाँ पे। अगर वो ऐसे नहीं आते हैं, आप अगर लीगल तरीके से नहीं जाते, तो जैसे बेबी फिल्म में वो अक्षय कुमार ने किया था, अक्षय कुमार ने और राणा दग्गुबाती ने, ऐसे करके ले जाए। नीरज पांडे को इसका अनुभव है, ऐसे प्लॉट्स कैसे उसको अंजाम दिया जाता है। तो बैठे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, इसको कैसे अंजाम देना है लेके आइए। 94 ईयर्स के इंसान है, उसको उठा के लेके, कौन सी बड़ी बात। और कौन से वो राष्ट्र नेता है कि उतनी इनकी बड़ी सुरक्षा होगी कि उसको आप नहीं उठा सकते हो?
लेके आइए यहाँ पे, एक बार ये मामला खत्म कीजिए, देश के सामने रख दीजिए, देश की पब्लिक के सामने रख दीजिए। क्योंकि कोई भारतीय ये नहीं चाहेगा कि बाहर विदेश की धरती पे बैठा बैठा कोई डीप डार्क स्टेट का सभ्य है या ऐसा है वो हमले करते रहेगा, और यहाँ पे आप लगातार बोल रहे हैं 3 साल से हमले हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप सत्ता में आप कर लीजिए, बात खत्म हो गई। और कर पाएंगे तो आप ही कर पाएंगे, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपका क्या है, आप देश में चल रही नोट को फाड़ देते हैं, सामने वाले का वोट फाड़ देते हैं, इस तरीके का प्रेसिडेंस ला के खड़े कर देते हैं महाराष्ट्र में जैसे आपने किया। तो आप मतलब वो पुष्पा जैसा है आपका कामकाज, झुकेगा नहीं। तो कर लीजिए ना भाई साहब, क्यों झुकना? हम भी नहीं चाहते कि देश झुके, देश किसी के सामने नहीं झुकना चाह रहा। आप जैसे नेता है, आप जैसे लोग हैं, उठा के लेके आइए उसे, लीगली उसके सामने कीजिए। डीप डार्क स्टेट जैसा कुछ है, जैसे धनखड़ जी बोल रहे, तो डीप डार्क स्टेट वालों को भी उठा उठा के लेके आइए, उनके सामने बिल्कुल। कार्यवाही कीजिए। आपके अर्थतंत्र को चोट पहुंचा रहे हैं ना। $2600 पर कैपिटा इनकम वाला ये अर्थतंत्र है। पर कैपिटा इनकम पूरे साल की लोगों की $2600 है। उसमें से कुछ 100 अमीर परिवार हम निकाल दे इस देश में, तो पर कैपिटा इनकम उससे भी घट के आ जाएगी। और यहाँ पे तो कौन से तेल के कुएं हैं या सोने की खदानें हैं कि ये जॉर्ज सोरोस वगैरह को हमारे वहां पे इंटरेस्ट है। $2600 प्रति, मतलब पर कैपिटा इनकम $2600 जहां पे है, अगर उस अर्थनीति में भी ये लोग ऐसा करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कौन सी हम मतलब कंपैरेटिव, अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो उसमें हम कहाँ हैं? हम पांचवी अर्थव्यवस्था है बात कर रहे हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर ये तरक्की हम करना चाहते हैं तो जॉर्ज सोरोस और ये डीप डार्क स्टेट जैसे तत्व जो है उनके खिलाफ कार्यवाही आपको करनी ही पड़ेगी, वरना तो ये कैसे आपको आगे बढ़ने देंगे। और हर बार क्या यही रोना लेके आएंगे? अब मान लीजिए 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया, आपकी सरकार सब जगह पे, तो हर बार यही रोना लेके आएंगे कि ये हमको परेशान कर रहे हैं, ये हमको काम नहीं करने देते, ये ऐसा कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहे हैं, देश के अर्थतंत्र के ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या आई मीन बेहुदा बिना तर्क की बात कर रहे हो? एक्शन लीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक आपने की है, आपने वहां पे पुलवामा में जो हमला हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक आपने करवा दी, तो कर लीजिए ना। जॉर्ज सोरोस जहां बैठा है वहां एयर स्ट्राइक करवा लीजिए, बात खत्म हो जाती है। खत्म कर दीजिए ऐसे देश के दुश्मनों को। ये जो भी है डीप डार्क स्टेट वाले या जो भी है, रोना बंद कीजिए। देश दोनों। ने आपको तीसरी बार एक इतना बड़ा प्रेसिडेंस दिया है, इतना बड़ा जनमत दिया है, तो काम कीजिए, रोइए मत। ठीक है? और विरोध पक्ष अपने तरीके से विरोध करता रहेगा, विरोध पक्ष सवाल ही उठाएगा। आपने भी एक जमाने में आप विरोध पक्ष ने थे, आपने कौन सा ऐसा लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक आंदोलन किया जिसमें आप विरोध पक्ष में थे? तो आप ये कह रहे हो 17 साल से कुछ हुआ नहीं है, तो आपने 17 साल में आपने कौन सा ऐसा आंदोलन किया जहां पे देश की स्वास्थ्य की सुविधाओं में फर्क आया हो, जहां पे देश में शिक्षा की सुविधाओं में फर्क आया हो, जहां पे देश में पीने के पानी लायक, जो पीने लायक पानी है उसको लेकर कोई मतलब आपने जन आंदोलन पूरे राष्ट्र में किया हो, या देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का उसको लेके कि आप इनकी सैलरी बढ़ाइए, 5th पे कमीशन, 4th पे कमीशन, ये कीजिए, कौन सा आपने किया है? आपने तो कोई अभी ऐसा आंदोलन किया नहीं। आपने जो किया वो धार्मिक उन्माद बढ़ाया है, और सामने जो बैठे थे सत्ता में उन्होंने आपको धार्मिक उन्माद बढ़ाने दिया। सत्ता में बैठे लोगों की गलती ये है कि आपने जो धार्मिक उन्माद और ये धार्मिक स्तर पे जो आप कर किए जा रहे थे वही आप कर रहे हैं। और आज आप मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने जा रहे हैं। इतिहास गवाह ये सब हुआ है। आप दुष्यंत दवे का इंटरव्यू देख लीजिए, करण थापर को जो दिया है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से प्रेसिडेंट्स को, आप सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला जो उसको, छोटी छोटी कोर्ट्स जो होती है, हाई कोर्ट्स हो या छोटी कोर्ट जो होती है तालुका लेवल पे, तहसील हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, वो उसका मतलब एक उसका प्रेसिडेंस को मान के चलती है कि दिस इज द बेल वेदर। और उसके बजाय आप अलग प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो मजली कोर्ट, छोटी कोर्टों से ऐसी अर्जी आना शुरू हुई। जो संभल में हुआ वही तो है। बिल्कुल। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसा राष्ट्र खड़ा करना चाहते हैं, मुझे लगता है आपके पास ही क्लैरिटी नहीं। और उसके ऊपर आप अर्थनीति में तो बिल्कुल मतलब ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि अर्थनीति में देश की अर्थनीति डूब रही है, सरकार की आय बढ़ रही है, सरकार अमीर होती जा रही है, देश की अर्थनीति गर्क कर गई है, नर्क में जा रही है देश की अर्थनीति। लोगों के पास पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं घूम रहा है, नौकरियां नहीं है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है, और बेरोजगारी और महंगाई है। तो ये जो मुद्दे विपक्ष अभी जो कर रहा है, जो आंदोलन कर रहा है राहुल गांधी, जो चल चल के वो इसी मुद्दे को तो लेके कर रहा है, तो वो जन आंदोलन है।
आपने तो कभी कोई ऐसा जन आंदोलन किया नहीं ना। आपने कभी कहा कि शिक्षा का स्तर सुधारिए, आप विपक्ष में बैठे थे, आप क्यों इतना बड़ा प्रेशर ग्रुप होके खड़े नहीं हुए? आपने तो यही किया तब भी, और आज भी यही कर रहे हैं, और बोल रहे हैं देश तरक्की कर रहा है। और देश तरक्की कर रहा है तो जॉर्ज सोरोस वाले $2600 जिस देश की प्रति माह जो पर कैपिटा जो इनकम है, प्रति माह तो नहीं सॉरी, लेकिन पर कैपिटा इनकम जिस देश में $2600, मतलब प्रति इंसान जिसकी आय $2600 है, उसके मुकाबले दूसरे राष्ट्र आप देख लीजिए, उनकी क्या, मतलब उनकी क्या प्रति व्यक्ति क्या आय है। 5-5 आंकड़ों में आए हैं वो, आपकी 4 आंकड़ों में। और जैसे मैंने कहा 100 कुटुंब आप निकाल लेंगे तो ये कहाँ जाके खड़ा रहेगा पता नहीं। तो उसमें भी अगर हमले हो रहे हैं आपके ऊपर, और देखिए राष्ट्र को बचाने का काम आप सत्ता में बैठे हो आप ही का है, हम ये नहीं कर पाएंगे। कोई नागरिक जाके रोज शोरों से नहीं मिल सकता है। तो ये सत्ता में बैठे लोग आप हो, आपके पास पावर है, आपको ही करना पड़ेगा जो भी करना है। लीगल तरीके से जाइए, इलीगल तरीका जो बेबी का मैंने कहा वैसे उठा के लेके आइए। तीसरा तरीका ये भी है, सर्जिकल स्ट्राइक करवा दीजिए, या मतलब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ ऐसा करवा दीजिए जहां पे भी वो रहता है, बात खत्म हो जाए। डीप स्टेट वालों को ढूंढिए, कर लीजिए। ये क्या हर बार रोना लगाए रखे हो संसद के फ्लोर पे बैठे बैठे कि ये हमको काम नहीं करने देता है, वो हमको काम नहीं करने देता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत 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 ही वीक दिख रहे हैं जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो। अच्छा हिमांशु जी, पूरा एपिसोड है ये जो आपने बड़े विस्तार से भी बताया इसके बारे में। अच्छा, जो परसेप्शन की लड़ाई है, जहां विपक्ष अडानी को लेकर लगातार मोदी जी पर, प्रधानमंत्री जी और सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है, और लगातार वह नए नए तरीके भी इसमें ढूंढ रहा है कि कैसे पूरी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करा जाए। तो प्रशासन की जो लड़ाई है उसमें क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष उसमें कितना कामयाब होता दिखाई देता है आपको? और वहीं जॉर्ज सोरोस को जो मुद्दा लेके आया है सत्ता पक्ष, वह राज्यसभा में भी उनके जो बड़े नेताओं उन्होंने तमाम तरह की गंभीर आरोप लगाए। आपने कहा कि अगर आप पकड़ के लाओ, मुकदमा दर्ज करो, मुकदमा चलाओ, जैसे अमेरिका में अडानी के ऊपर वहां पंजीकृत है मुकदमा। तो ऐसे में जो परसेप्शन की लड़ाई है, आम आदमी तक जो परसेप्शन जा रहा है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का, उसको किस तरह से आप देख पाते हैं? कौन सा परसेप्शन ज्यादा प्रभावी नजर इस समय आता है? देखिए परसेप्शन की लड़ाई नहीं है, कॉर्पोरेट वॉर है। मैं कई दिनों से लगातार हर चैनल पे मैं बोल रहा हूं, और मैंने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव और उसके परिणाम आते आते ये कॉर्पोरेट वॉर एक भीषण स्वरूप धारण करेगी, और ये हो चुका है। ये कॉर्पोरेट वॉर भारत के पॉलिटिकल अरीना में आ चुका था, और भारत के पॉलिटिकल अरीना से अब हटके ये चला गया है भारत के डिप्लोमेटिक लेवल पे। मतलब ये कॉर्पोरेट वॉर जहां से स्टेटमेंट्स आते हैं प्रो चाइना नेशंस के कि अमेरिकन हेजेमोनी को खत्म कीजिए, एंटी अमेरिकन जो नेशंस है वहां से ये स्टेटमेंट आते हैं, प्रो अमेरिकन नेशंस बोलते हैं कि नहीं नहीं इसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए। तो ये कॉर्पोरेट वॉर अब डिप्लोमेटिक लेवल पे पहुंच गया, और इस लेवल पे पहुंच गया कि जॉर्ज सोरोस का जो मुद्दा है उसमें अमेरिका ने भी कहा कि हमारा कोई मतलब वो नहीं है एंटी इंडिया स्टांस। अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा था कि इससे भारत के और अमेरिका के संबंधों को कोई लेना देना नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है वो इंडिपेंडेंट बॉडी, वो अपने तरीके से जांच कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो बहुत ही मतलब पुराने फाउंडेशंस पे बने हैं। तो अब आप ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि जहां पे आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म करना चाहते हैं? मैं समझ सकता हूं कि चलिए अमेरिकन हेगेमोनी का अंत आने की कगार पे हो, शायद ऐसा हो सकता है, और चाइना की हेगेमोनी बढ़ने वाली हो तो आप उस दिशा में जाना चाहते हो। लेकिन ये कोई परसेप्शन की लड़ाई नहीं है, ये कॉर्पोरेट लड़ाई है। कॉर्पोरेट लड़ाई ने पॉलिटिकल अरीना में आई, वहां से इसने मतलब ये ऐसा स्वरूप धारण कर लिया है कि यह पूरे राष्ट्र, पूरे दुनिया के मुद्दों में छाई हुई है। आप बोल रहे हैं मतलब कैसी कैसी कमेंट्स आती है कि ट्रंप आ जाएंगे मामला सेट हो जाएगा, ये कैश पटेल आ गए प्रॉब्लम सेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये कोई चौराहों की मतलब ये कोई मतलब चौराहों पे फिक्स की हुई रेडी रेकड़ियां नहीं है कि बुलडोजर चलाने वाला आ गया तो रेडी रेकड़ी घुमा के कहीं पे और डाल दी। ये डिप्लोमेटिक मामले हैं, ट्रांसनेशनल मामले हैं। इसमें कोई ऐसे अपना स्टैंड लेगा और ऐसे करेगा। अगर मान लीजिए ट्रंप ने कल इस मामले में इस मामले में कुछ ऐसा कर दिया तो उसके सामने वहां पे राष्ट्रद्रोह की उससे वो मामले चल सकते हैं। कैश पटेल ने अगर कल को मान लीजिए सबूत मिले एफबीआई को, उसके साथ कुछ छेड़खानी कर दी या केस डिले करने की कोशिश की, तो वहां पे उसके सामने राष्ट्रद्रोह का मामला चलेगा। और वहां का राष्ट्रवाद बहुत पुराना है। वियतनाम वॉर से लेकर अफगानिस्तान की जो लड़ाई है सब में हमने देखा है कैसा राष्ट्रवाद था। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की थियरी थी जो जॉर्ज बुश की, वो बहुत ही वाहियात और घटिया थी। 4 ही पत्रकार मानते थे, लेकिन कितने लोग उस युद्ध भूमि में खफा हो गए, कितने लोग उस युद्ध भूमि में मारे गए।
तो उनका राष्ट्रवाद बहुत अलग तरीके का है। वहां भी राष्ट्रवादी वकील बैठे, वो बोलेंगे अमेरिकन इन्वेस्टर्स का क्या भाई, आपको जो करना है करो। तो ये वहां का राष्ट्रवाद और यहाँ के राष्ट्रवाद के बीच की बात हो जाती है। ये परसेप्शन की लड़ाई नहीं है, कॉर्पोरेट वॉर है। और हम कई दिनों से हर चैनल पे बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट वॉर भीषण स्वरूप धारण करने वाला है। हम प्लेटफॉर्म्स पे भी बोल रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी, और ये होते जा रहा है। और दिनेश वोरा जी के आप कुछ एपिसोड्स देख लीजिए, उन्होंने जी जी यही कहा है। उन्होंने जी नाम लेके कहा है, हमने तो नाम लेके नहीं कहा है, उन्होंने तो नाम लेके कहा है कि किसको डर लग रहा है अभी इनसे। तो ये लड़ाई परसेप्शन की नहीं है, कॉर्पोरेट वॉर है। कॉर्पोरेट वॉर इस चीज के लिए कि कौन कितना पैसा घुमाएगा। पैसा किसका है, सबसे बड़ा सवाल ये है, जी पैसा किसका है। और ये इंडिकेट कर रहा है देश की अर्थनीति, देश का अर्थतंत्र गर्त में जा रहा है और सरकार की आय बढ़ रही है। आपने ऑयल सब्सिडीज हटा दी, आपने एग्रीकल्चर सब्सिडीज में कटौती कर दी है। तो ये पैसा आप कहां से लेके आएंगे इतना, और कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और हर साल आपका जो मतलब जो बजट होता है, पिछले 10 साल का बजट आप देख लीजिए जिस तरीके से स्पाइक हुआ है उसमें, और फिर भी आप ग्रोथ नहीं ला पा रहे हैं। आप डेट ड्रिवन इकोनॉमी है, आपने डेट ली है हर जगह से, जॉब्स भी नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है, कंपनियों के शेयर के भाव बढ़ाने में। कॉर्पोरेट को तो आपने टैक्स में रियाया दी ये सोच के कि वो नौकरी क्रिएट करेंगे, वो तो नौकरी क्रिएट नहीं कर रहे। वो तो अपने शेयर्स बाईबैक करके या जो भी करके ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाके, फेसबुक आता है, गूगल आता है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड आता है, ये आता है, वो आता है, फंड आते हैं। अब ये फंड भी टैक्स हेवन से आ रहे हैं, तो वो भी स्क्रूटिनी का मामला है। तो ये पूरा का पूरा जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको तो आपने खत्म कर दिया। मतलब जो एक आम आदमी की जेब में जो कॉन्फिडेंस था पैसे का, वो तो खत्म कर दिया है आपने। उसमें जॉर्ज सोरोस आपके ऊपर हमला कर रहा है। क्या लॉजिक दे रहे हैं आप। और कौन से तेल के कुएं हैं यहाँ पे, कौन सी सोने की खदानें हैं यहाँ पे, कौन सी ऐसी फैंग कंपनीज या सिलिकॉन वैली है यहाँ पे, कौन से ऐसे फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल यहाँ पे बैठे हैं। कौन सा ऐसा रेयर अर्थ मेटल्स का जत्था हमको मिल गया है कि जॉर्ज सोरोस को इंटरेस्ट रहेगा हम में। उसने तो डॉलर, उसने तो पाउंड के सामने शॉर्ट किया था, वो तो सटोरिया आदमी है। तो क्या है क्या कि आपके ये ऊपर, नहीं नहीं है क्या कि आपके अर्थतंत्र और लोकतंत्र के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। मामला क्या है ये तो बताइए। ये बताइए। निकलिए कभी रास्ते पे, कोई बुढ़िया बैठी होती है रास्ते पे, बेचारी जामुन बेच रही होती है या नारियल पानी बेच रही होती है, दिन का पूरा धंधा भी नहीं हुआ होता उसका, उस देश पे हमला करेगा जॉर्ज सोरोस। क्या वाहियात लॉजिक दे रहे हैं यार। तो लोगों ये का कि लोगों मुद्दों से लोग जिस जी तरीके से फल फल बेचने वाले या फल फ्रूट या सब्जी बेचने वाले लोगों का चेहरा देखिए, बेचारों का माल सड़ जाता है, माल बिकता नहीं है, डिमांड डाउन है। ये पूरी की पूरी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, नेस्ले वगैरह, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सब बोल रही है पिछले 3 क्वार्टर से उनका धंधा खत्म होने जा रहा है क्योंकि मिडिल क्लास कंजम्पशन घट गया है। और आप बोल रहे हैं जॉर्ज सोरोस हमला कर रहा है। मिडिल क्लास का कंजम्पशन नहीं है, जो मिडिल क्लास एक रीढ़ की हड्डी थी इस इकोनॉमी के लिए, वो खत्म हो गई है। और आप बोल रहे हैं जॉर्ज सोरोस हमला कर रहा है। इकोनॉमी ठीक कीजिए, जॉर्ज सोरोस बाद में निपटिएगा। कुछ है नहीं यहाँ पे, खोखला हो चुका है उसमें वो हमला कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं। और आप ही तो बोल रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2010-11 में सीआईआई की एक मीटिंग हुई थी अहमदाबाद में, रीजनल मीटिंग, जहां पे अधिक गोदरेज उनके हेड थे। तो हमने तब ब्लूमबर्ग में थे, तो हमने पूछा था कि मीटिंग का एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा कि भारत देश को हर साल 11 मिलियन जॉब्स यानी कि 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां पैदा करनी है, हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है। वो दैट इज गोइंग टू बी द की एजेंडा फॉर डिस्कशन। बाकी के मुद्दे उसके मुताबिक कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बाद में हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देंगे कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। 2010-11 में 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां चाहिए थी। 2014 में आपने स्टेट से कहा 2 करोड़ नौकरियां लाऊंगा, तो दुनिया को और भारत को लगा कि आप पूरा का पूरा माजरा पूरा पलट देंगे और नौकरियां क्रिएट करेंगे। आपको इसलिए वोट दिया था, आपको इन चीजों के लिए वोट नहीं दिया था, ये रोने के लिए कि जॉर्ज सोरोस हमला कर रहा है। जब आप स्टेज से बोल रहे थे कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगी, तो आपके पास क्या ब्लूप्रिंट थी। और कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आपने कहा था टुकड़े टुकड़े गैंग जैसा कुछ है नहीं। अच्छे दिन थे वो जुमले थे, 15 लाख जुमला था, तो ये कल को डीप डार्क स्टेट और ये जॉर्ज सोरोस भी जुमला ना निकले। क्योंकि जो ध्रुव राठी ने वीडियो निकाला है उसमें बहुत क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि जॉर्ज सोरोस के साथ तो आपके लोगों के ताल्लुकात थे भाई साहब, आपके जो नेता मार्गदर्शक मंडली में बैठे उनके ताल्लुकात थे।
क्या मजमा बना के रख दिया है इस देश का। अर्थतंत्र खत्म हो रहा है, सरकार पैसा बना रही है, इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पे है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व वगैरह का आप डेटा देख लीजिए, क्या हालत है, और आप बोल रहे जॉर्ज सोरोस हमला कर रहा है। मतलब ये ऐसी बात हो गई प्रशांत जी कि आप रास्ते पे चल के किसी भिखारी का कॉलर पकड़ के उसको बोलेंगे कि जितना इकट्ठा किया दे दे मेरे को, आप रुपया देंगे नहीं उसको, उनका उसका रुपया ले जाए। ऐसा कोई करेगा क्या? कोई करेगा ऐसा? अर्थव्यवस्था का डेटा तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अर्थव्यवस्था सही में बहुत प्रॉब्लम है, उसमें आप बोल रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस हमारे ऊपर हमला कर रहा है। या किसी गरीब इंसान को आप पकड़ के बोलेंगे कि कॉलर पकड़ के ला भाई पैसा, तू तेरी जेब में जो भी आज कमाया है। कोई करेगा ऐसा क्या? नैतिकता के उस पे भी कोई नहीं, करेगा ऐसा क्या? ठीक बात है, ठीक बात है। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल जो गंभीर सवाल यही है कि आखिरकार जो जवाबदेही अपनी जो ज़िम्मेदारी है उससे बचने के तरीके सरकार ढूँढ रही है, सत्ता पक्ष ढूँढ रहा है और लगातार विपक्ष जिन बातों को कह रहा है और साथ ही जो युवा पीढ़ी के लिए जो सबसे बड़ा संकट है नौकरी का, रोज़गार का, उसमें जैसा आपने कहा कि जब 2010-11 की बात करें, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उस समय जो आकलन था, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की थी कि 1 करोड़ 10 लाख नौकरियाँ प्रतिवर्ष चाहिए जो हमारी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है। ऐसे में उसके सापेक्ष उसकी तुलना में आज 13-14 साल बाद निश्चित रूप से वह आंकड़ा तो बहुत बढ़ गया होगा, क्योंकि युवा इतने रोजगार के लिए बाहर निकल रहे हैं अपनी पढ़ाई करके या दूसरे डिग्री या डिप्लोमा लेके। ऐसे में उसकी तरफ ध्यान सरकार अपना जो गंभीरता होनी चाहिए या प्रयास होने चाहिए, उसकी जगह वह विभिन्न तरह के जो मुद्दे हैं उसमें उलझाने की कोशिश में है पूरी नीतियां। क्या लगता है आपको? नहीं, यही बात है ना कि आप देखिए, पहली बार 2014 में पब्लिक ने आपको वोट क्यों दिया था? आपकी पहली रैली भिवंडी में वन रैंक वन पेंशन वाले जो जवान लड़ रहे थे उनके साथ थी। उनके साथ वहां से लेके आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था, देश की डिफेंस की जो हालत आपने कर दी है, जो कुछ भी किया है आप वो सब दिखाइए मुझे। और आपने क्या कर दिया? आपने बेसिकली कोई प्रूव ना कर सके या कोई आपको सवाल ना कर सके, करप्शन है ऐसा करके। करप्शन है। यहाँ पे गुजरात में एक जमावट मीडिया करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, देवांशी जोशी उनकी फाउंडर है, को फाउंडर, और उनके हस्बैंड संकेत जोशी जो कि एक टेकी है, दोनों को फाउंडर, उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की 2 या 3 वीक पहले कि नॉर्थ गुजरात में साबरकांठा में एक पॉन्जी स्कीम चल रही है बीजेड ग्रुप करके। 6,000 करोड़ रुपया उसने इकट्ठा किया है। कहा जाता है कि मतलब बोरे के बोरे भर के रुपया आते थे। तो नोटबंदी का क्या हुआ भाई? इतना कैश रुपया इकोनॉमी का कैसे कहां यार, से घूम रहा है बोरे के कहाँ से बोरे आप? लेके? नौकरियां है नहीं, रुपया कहां से आ रहा है? जब नौकरियां नहीं है तो रुपया कहां से आ रहा है? और देख लीजिए इतिहास सब जगह पे, चाहे आप चाइनीज ट्राइड्स का देख लीजिए, जापानीज याकुजास का देख लीजिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया है। तो क्या यहां पे ऐसी एक ब्रूट फोर्स आप खड़ी करना चाहते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं ये जितनी भी फिल्में आती है आजकल, वो हिंसा को ही बढ़ावा दे रही है, चाहे एनिमल हो, पुष्पा हो, हिंसा को इस तरीके से आप बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारी हिंसात्मक फिल्मों के ट्रेलर्स भी मैं देख रहा हूं आ रही है, तो आप हिंसा को ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं कि हिंसा एक नॉर्म हो जाएगा सोसाइटी में। तो क्या एक हिंसक समाज पैदा करना चाहते हो कि कल को कोई सवाल करे तो उसको मार दो, गोली से उड़ा दो? मतलब डायलॉग की सोसाइटी आप खत्म कर देना चाहते हो क्या इस देश में? कल मुझे एक बहुत बड़े, बहुत ही पीढ़ पत्रकार मतलब थे, उन्होंने बोला कि क्या करे, बोले इन लोगों ने निग्लेक्ट करना अब शुरू कर दिया है, बोले जिसको जो करना है करे, हम उसको जवाब ही नहीं देंगे। बोला ठीक है ना। यही चीज राहुल गांधी ने अपने कैम्ब्रिज के लेक्चर में कही थी, चाइना और इंडिया यूएसए का कंपैरिजन देते हुए। तो ऐसे उसको आप फॉलो कीजिए। फेक बोले नहीं, फेक नैरेटिव भी इतना रहा है ऐसे, हमको तो दोनों साइड से सुनना है, फेक नैरेटिव भी सुनना है और सही भी हमको खंगालना है इसमें। हमारा ठीक तो बात है। पत्रकार के तरीके से ये उत्तरदायित्व है कि हम इसके बीच टिके रहे। दोनों पहलुओं को देखें, दोनों पहलुओं हाँ, को मतलब अपना कल को तो मतलब। ये होगा प्रशांत जी कि आप और हम ये डिबेट भी नहीं कर पाएंगे। कल को कोई आके रोंडो का ग्रुप आएगा, पूरा बोलेगा आप बोलना बंद कर दीजिए। तो आप ये हिंसक समाज खड़ा करना चाहते हैं क्या? कि डायलॉग की जगह ही नहीं होनी चाहिए, हम जो कहें वही सही। मतलब ये तो चंबल के मुझे लगता है डाकू करते थे एक जमाने में, जो फेक न्यूज का जो पूरा कि लगातार सरदार है का कि पूरा हुक्म है उसके सामने कुछ नहीं, मतलब ये तो ये हो गया। तो ये तो एक तरह की डकैती वाली मतलब एक विचारधारा हो गई कि कोई हमारे सामने सवाल नहीं खड़ा करेगा, चाहे अच्छा वो पूरा विरोध फेक पक्ष न्यूज। हो या आम नागरिक हो या कोई भी हो। ये क्या हुआ
महाराष्ट्र में जो एक गांव ने वो जो पर्ची लेके करने की कोशिश की, क्या हुआ? उसके पूरे प्रोसेस को धन्यवाद। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने तो अपने पैसे से अपने तरीके से यही करने की कोशिश की कि हमने जो वोट्स डाले हैं वो आप उस ईवीएम से मैच करवा दीजिए, क्योंकि हमको डाउट है कि ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या अब प्रजा अपने डाउट्स भी क्लियर नहीं कर सकती है? वहां पे आप मतलब क्या बोले वो करवा लेंगे, कर्फ्यू लगवा देंगे, पुलिस वहां हथकड़ियां लेके पहुंच जाएगी। मतलब ये क्या, ये मैसेज क्या देना चाहते हैं आप कि लोकतंत्र में कोई सवाल ना करे आपसे, कोई भी अच्छा, सवाल तो नहीं करना फेक, चाहिए। सवाल इसमें फेक, करेगा तो उसका, नहीं सवाल करेगा तो उसका अंजाम या तो जेल है या तो वो चला जाएगा इस दुनिया से। यही यही आप मैसेज देना चाहते हैं। इसीलिए जो स्लोगन है ना राहुल गांधी का, डरो मत डराओ मत, वो इस यहां पे कारगर साबित होगा। ये डर अच्छा जो आप, फिर, और वो जो कहते हैं ना, किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि उसके अंदर से डर निकल जाए, पब्लिक के अंदर से डर निकल जाएगा, समझो आप। और आप हो कितने, 20 करोड़। भारत की आबादी 141 करोड़ की है। ये देश भगवान के भरोसे ही चला है। तो कुदरत से थोड़ा डरिए। आपकी निष्फलता है ये कोई मतलब, ये किसी की स्मशान यात्रा नहीं है कि जहां पे आप बैठे हो तो बैठे हो, उतर जाइए भाई, नहीं कर पा रहे हो तो। ये क्या रोज एक नया नैरेटिव लेके आते हो? अदानी वाला जो मामला है वो कॉर्पोरेट वॉर है, उसको पॉलिटिक्स से अगर आप देखना चाहे तो कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आप चलिए, डिस्कशन नहीं चाहते, डिबेट नहीं चाहते, ठीक है मत कीजिए, लेकिन मिसगाइड तो मत कीजिए। आप कह दीजिए पार्लियामेंट के फ्लोर पे एक बार, सब बातें सुन के, कि हमारा इसमें ये निष्कर्ष है कि ये एक तरीके से कोई कॉर्पोरेट लड़ाई है, हमारे देश के अर्थनीति के ऊपर हमला है। आप जवाब दे दीजिए और खत्म कीजिए मामले को। संसद चल नहीं रही है। संसद की 1 मिनट की चलने की कॉस्ट 2.5 लाख रुपया है, और आप बोल रहे हैं 240, आप तो मेजोरिटी, और आप बोल रहे हैं कि ये लोग हमारी संसद चलने नहीं देते। मतलब आप विपक्ष को पूरे तरीके से, आप मतलब ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि देखिए अगर आप हमको वोट नहीं देंगे, हमको हम मेजोरिटी में चुन के नहीं लाएंगे तो ऐसा होगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आपको चलानी है। पिछले जमाने में कोalition गवर्नमेंट्स में भी संसदें चली है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चली है। तो यहां पे क्यों नहीं चलेगी? वहां पे भी विरोध पक्ष था, वो भी विरोध पक्ष, वो लोग जब विरोध पक्ष में थे तो हमको पता है किस तरीके से संसद में वो लोग मतलब वो बैलगाड़ी लेके आए थे। तो प्रदर्शन तो उन्होंने भी किया था उस जमाने में, किस तरीके से सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी जी रास्ते पे निकल आई थी। तो प्रदर्शन तो होता था ना, प्रदर्शन तो होते रहेंगे भाई, लोकतंत्र है, सही सबको बात। अपना मत व्यक्त करने की आजादी है। आप उसके बीच अपना काम कीजिए। आप बोल रहे हैं ठीक है, आप डिबेट कीजिए, बाद में आपको जो बोलना है बोल दीजिए। बट संसद तो, ये एक्चुअली मामला पहले दिन का ही था। पहले दिन ठीक सब बात। मुद्दों पे सब भाषण सुन के आपको एक ही मतलब उसमें कहना था कि देखिए सब जुड़ा इस मामला है यूएस की कोर्ट में। चलिए, पहले दिन ही खत्म हो जाता विषय ये। पहले दिन बहुत ही कॉमन चीज थी, आपको एक ही तो स्टेटमेंट मारना है। और मैं कहता हूं प्रधानमंत्री ने अगर ये लेक्चर दे दिया होता है, भाषण दे दिया होता कि देखिए ये मामला सब जुडाइस है यूएस की कोर्ट में, इसमें फिलहाल हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोर्ट का क्या आता है उसके ऊपर पूरी की पूरी बात या चर्चा होगी। सिंपल, कोर्ट साधारण में सी बात है। केस चलने दीजिए, बाकी बाद में कोर्ट का मामला वहां पे जो आएगा, जिस तरीके से बातें होगी। अब मान लिया उसमें सवाल है कि एक्स्ट्राडिएशन का होगा, एक्स्ट्राडिएशन का अभी कोई डिमांड नहीं आया है, तब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, हाँ, बड़ी साधारण सी बात थी, जैसा आपने कहा कि पार्लियामेंट में पहले दिन ही इस पे सबकी सुन के विपक्ष पहले क्या दिन कहता इसको है। एड्रेस करके आप क्लियर कर देते कि ठीक है क्लियर अभी हम जेपीसी इसलिए नहीं बिठा सकते कि सब जुड़ा इस मामला है वहां की कोर्ट में, खत्म होने दीजिए। बाद में अगर वहां पे कुछ ऐसा आता है तो हम बिल्कुल सब जुड़ा इसका मतलब जो भी है जेपीसी वेपीसी बिठा देंगे। बात इतनी ही थी। इतने थे। और बाकी के दिन संसद अच्छे तरीके से चलती। 2.5 लाख रुपया 1 मिनट की कॉस्ट है, आपने नहीं चलने दिए, विपक्ष ने नहीं चलने दिए, मत कीजिए। क्योंकि आपने उस एक दिन में, पहले दिन अगर ये कह दिया होता कि ये मामला सब जुडाइस है, भले अमेरिकन कोर्ट में मामला सब जुड़ा ठीक इसे, है तो हम कोर्ट के इसके अंदर बारे ही। में कोई बात नहीं करेंगे। हम जैसे यहाँ की कोर्ट की मतलब सम्मान रखते हैं न्यायपालिका की, वैसे हम वहां की न्यायपालिका का भी सम्मान करेंगे। तो ये मैसेज और ये न्यूज पूरी दुनिया में ऐसे जाता कि ज्यादा भारत सिर्फ पॉजिटिव होता अपनी है, न्यायपालिका की नहीं, दूसरे देश की न्यायपालिका का भी सम्मान करता है। वो ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव होता बिल्डर होता है आपका। है, पॉजिटिव। ये दिखाता है कि आपको राज करना नहीं आता है।
ये दिखाता है। आप ये जो ऑप्टिक्स बिल्ड करना चाहते हो ना कि ये संसद नहीं चलने देते, ये दिखाता है कि आप में वो कुने नहीं है, और आपका डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम या जो भी है, मैं मानता हूं इसी तरीके से फेल ही होगा। आप यहां पे कुछ अलग बात कर रहे हैं, वहां पे आपको कोई भाव ही नहीं दे रहा है, ये तय बात है। क्योंकि आप में वो चीज उसी लेवल पे कर्ब करने की ताकत नहीं, और आप बाद में मुद्दे ढूंढ के आते हैं और आप बोलते हैं, हम आपके नेता बोलते हैं 3 साल से लगातार हमले हो रहे। तो तीसरी हिमांशु टर्म जी, तीसरी टर्म में ये स्टेटमेंट दुनिया की कौन सी गवर्नमेंट देती है, आप मुझे बताइए। छोटे से छोटा राष्ट्र होगा ना, वहां पे भी अगर समस्या होती होगी तो वहां की गवर्नमेंट भी ऐसा स्टेटमेंट तीसरी टर्म में नहीं देती होगी। वीकेस्ट स्टेटमेंट, अच्छा हिमांशु वीकेस्ट जी एक बात, स्टेटमेंट। हाँ, एक बात और आती है तो मतलब बड़ा ये भी जैसे कि जो पार्लियामेंट चलाने का जो पूरी व्यवस्था है, सत्ता पक्ष विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी है मिलजुल के अपना ऐसे एक सहमति बनाए जिससे कि मुद्दों पर डिबेट हो सके, वहां पे विमर्श हो सके, देश की जनता जान सके कि उनके मुद्दों पर क्या सरकार सोच रही है, विपक्ष क्या सोच रहा है। ऐसे संसदीय कार्य मंत्री का रोल भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमने पूर्व की सरकारों में देखा बड़े कद्दावर नेता जो उन दलों के सत्ता पक्ष होते थे वह संसदीय कार्य मंत्री होते थे, जो विपक्ष में भी पैठ रखते थे और बड़े नेताओं के साथ उनका जो स्वभाव था, जो व्यवहार था, बड़ा एक सौहार्द वाला वातावरण होता था अपना। वो कहीं ना कहीं मुद्दों को एक सहमति के टेबल पर लेकर आ जाते थे और सफल हो जाते थे। बहस होती थी, बड़ी बड़ी बहस हुई है, सबने देखी। ऐसे में वर्तमान सरकार के तीनों कार्यकाल की अगर बात करें, जो संसदीय कार्य मंत्री उनके रहे हैं, क्या विपक्ष के साथ तालमेल बैठाने में उनकी बड़ी असफलता रही है, जिससे कि लगातार एक विरोधाभास पार्लियामेंट में हम देखते हैं, लगातार एक ऐसा दौर देखते हैं कि वहां संसद ही नहीं चल पा रही है, मुद्दों पर बात ही नहीं हो पा रही है। तो संसदीय कार्य मंत्री की रोल भी कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप, कि कोई ऐसा कद्दावर नेता सत्ता पक्ष का इस मंत्रालय को संभाले, जिससे कि वो भिन्न तरह के विरोधाभास को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट भी कर सके और बैठा सके विपक्ष को अपने साथ एक सहमति के टेबल पर। देखिए, एक बात आप मुझे समझाइए, संसद में फिलहाल जो लोग बात कर रहे हैं, जो नेता बात कर रहे हैं, वो कोई पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ नेता ऐसा तो नहीं है। दोनों पक्ष बिल्कुल पे नेता काफी एजुकेटेड है, बराबर है। एजुकेट। तो एजुकेटेड लोग क्या करेंगे, दोषापर मतलब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे या बात करके उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे आप मुझे बताइए। अगर कल को मेन सत्ता तो यही कि पक्ष भाई ने बात करें, अगर अगर विमर्श करें, अगर कुछ कल हल को निकाल। नहीं नहीं अगर कल को सत्ता पक्ष ने पहले दिन ही ये बोल दिया होता कि ये मामला भले ही फॉरेन की कोर्ट में सब जुडाइस है, हम वहां की न्यायपालिका का भी इतना ही सम्मान करते हैं। आपने जो भी सवाल खड़े किए, मुझे लगता है वो न्यायपालिका का जो न्याय आएगा, जो भी उसका आएगा वर्डिक्ट, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। फिर बिल्कुल। चाहे जेपीसी बिठानी पड़े या जो भी करना पड़े, हम बिल्कुल करेंगे, हम तैयार हैं। तो हाँ, जो भी सोचिए, परिस्थिति बनेंगी उसके बाद। देश में आपके लिए क्या परसेप्शन बिल्टअप होता, विदेश में आपके लिए क्या परसेप्शन बिल्टअप होता। भारत एक ऐसी व्यवस्था बन चुका है कि भले आप कुछ भी कर लो, वो मतलब अपने उस पे वो सटीक रहेंगे, अपने उसूलों में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बात जाती, ये इंडिकेट करता है, बिल्कुल। यही मैं बता रहा हूं कि ये इंडिकेट करता है कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। आप एक उस दिन चर्चा लेके सब जुड़ा इस मामला है कह के, बाकी के दिन चर्चाएं जिस तरीके से जिस बिल्स को पास करना है, जो भी करना है उसके बारे में करते, तो मुझे लगता है वो आपका एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी वाला एग्जिबिट होता। लेकिन आपने क्या कर दिया है कि हम किसी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, हमारा आईटी सेल वो मतलब उसको टेंटा माउंट करेगा, बाद में हमको किसी के सामने कुछ कोर्ट में या जाके कहीं प्रूव करने की जरूरत, हम उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन आउट ऑफ द कोर्ट करेंगे ताकि वो सवाल ही ना कर सके। अगर वो सवाल करने जाए तो पब्लिक बोलेगी ठीक है, आप तो जॉर्ज सोरोस वाले हो। तो ये कर दिया है आपने, मतलब बिल्कुल आपने एक तरीके से एक मॉक ट्रायल पूरा का पूरा इस मामले में आपने कर दिया है। बिल्कुल। मीडिया ट्रायल्स होती थी, लेकिन यहां पे आपने एक पॉलिटिकल ट्रायल इस तरीके से कर दिया है। बिल्कुल। यहां पे मीडिया ट्रायल हुई नहीं है, समझ लो आप मेरे कोई उससे भी डिबेट गलतियां। निकाल लीजिए, मैं यही, आप मेरे कोई भी डिबेट निकाल लीजिए, मैं ये यही आपने बोल रहा बिल्कुल। हूं कि मामला सब जुड़ा इससे। लीगली इसमें क्या होगा, वहां के वकील कैसे दलील करते हैं, यहाँ के वकील कैसे इनके दलील करते हैं इनके पक्ष के, उसके बाद जो भी निष्कर्ष आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक बात है, तो ठीक नहीं, हमेशा आप ये कहते हैं, आपका स्टैंड क्लियर रहा है। मेरे जैसा बंदा अगर जुडिशियल प्रोसेस को रिस्पेक्ट कर सकता है, तो सत्ता में बैठे लोग किसी भी देश की जुडिशियल प्रोसेस को रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते।
ये आपने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा इस पूरी डिबेट को लेकर, इस पूरे मुद्दे पर आपको तो बड़ा स्टैंड एकदम से स्पष्ट रहा है कि हर बात में आपने ये बोला है कि जब तक वहां से कुछ चीज नहीं आएंगी निकल के कोर्ट के द्वारा जो हाँ, भी होगी ये उसके बाद लीगल, ये आप प्रशांत जी, ये लीगल लीगल प्रोसेस है मामला है, आप पूरा। समझने की कोशिश लीगल कीजिए। लीगल प्रोसेस है आप पूरा ये। मेरे ऊपर ये दोष लगा सकते हैं कि हिमांशु जी को हम जितनी बार बोलते हमको टाइम नहीं देते, दूसरे मीडिया हाउसेस को, दूसरे प्लेटफॉर्म्स को टाइम देते हैं, उसी टाइम पे वो वहां पे मौजूद होते, लेकिन मतलब हिमांशु भाई का कुछ मामला है कि उसको हम पसंद नहीं है, आप ये दोष मेरे पे लगा सकते हैं, लेकिन वो दोष को सही या प्रूव करना मैं बोल सकता हूं कि हाँ, मैंने प्रशांत जी का जब फोन आया 11:30 बजे आया, इनका फोन मुझे अगले दिन आ गया था, इसलिए मैंने वहां पे उसी टाइम पे मैं हाजिर था। तो ये मेरा पक्ष है। अब न्यायाधीश डिसाइड करेंगे कि क्या बिल्कुल प्रशांत जी का आरोप मेरे ऊपर जो लगा वो सही है या गलत है। बिल्कुल। ये ठीक बेसिक बात है। प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं है। सही बात है, सही बात। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, पूरा अगर कार्यक्रम अंत में आते हैं और जब पूरा जो एपिसोड जिस तरह से घट रहा है ये, क्या उससे तल्खियां और बढ़ेंगी और जो पूरा गैप है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बातचीत करने का, वह लगातार और बढ़ता जाएगा और गहरा होता जाएगा? क्या लगता है आपको पूरा इससे जो देश की जो संसद की जो गरिमा है उसको किस तरफ जाता दिखाई देती है? और जो आम आदमी के जो मुद्दे लगातार चर्चा चाहते भी हैं, लोग देखना भी चाहते हैं हमारे मुद्दों पर क्या डिस्कशन हो रहा है, जैसा आपने पहले भी कहा कि बेरोजगारी की बात है, तमाम तरह की समस्याएं, महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, आदमी सुनना चाहता है कि हमारे मुद्दों पर सरकारी विपक्ष क्या सोच रहा है। तो उससे तल्खियां बढ़ती दिखाई देती है, क्या लगता है आपको? देखिए, तल्खियां बढ़े ना बढ़े मुझे पता नहीं है, मैं बहुत क्लियर हूं। 1 मिनट की संसद चलाने की कॉस्ट 2.5 लाख रुपया है। वो पब्लिक का पैसा आपको वेस्ट करना है या आपको काम करना है, आप डिसाइड कीजिए। सत्ता में कौन है? विपक्ष तो राड़ा करता रहेगा, विपक्ष अपना, ठीक बात है, आप भी सबका जब पक्ष। विपक्ष में थे तो होता था, तो आप भी अपने तरीके से मुद्दे रखते थे, विपक्ष भी अपने तरीके से मुद्दे रखेगा, सवाल करेगा। सवाल। और ये जो है वो कॉरपोरेट वॉर है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना है। ये जो है वो कॉरपोरेट वॉर है, जो पॉलिटिकल अरीना से अब लाके डिप्लोमेटिक लेवल पे चली गई है। अब इसमें एक बार कोई सही सटीक बहस कर लो, बात खत्म हो जाती है, लेकिन ये देश की जो संसद है वो चलाने की कॉस्ट 1 मिनट की, प्रति मिनट की 2.5 लाख रुपया है। वो टैक्स पेयर का पैसा आप वेस्ट कर रहे हो, और सत्ता में बैठे लोगों के पास ही ये पावर है कि संसद चलाए। विपक्ष का ठीक भले बात। सवाल है तो विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए संसद में। जवाब नहीं देंगे, डिबेट की सोसाइटी नहीं चलने देंगे, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। में डिबेट तो बहुत आवश्यक है किसी भी लोकतांत्रिक डिबेट व्यवस्था आवश्यक, में। हम क्यों चर्चा डिबेट कर रहे हैं भाई? हम भी चर्चा नहीं कर सकते हैं ना? हम भी सही बात है। छोड़ दे के क्या करना है इसमें? चर्चा करने क्या लायक करूं? है क्या ये मुद्दा? लेकिन हम क्यों चर्चा करें? डिबेट एट द आवश्यक है। एंड ऑफ द डे पढ़े लिखे लोग हाथापाई नहीं करते। सही बात है, डिबेट तो हर पढ़े विषय पर लिखे डिबेट लोग है। चर्चा करते हैं, और बड़े बड़े अच्छा, मसले, बड़े बड़े मुल्कों के मसले, बड़े बड़े देशों के मसले बातों से हल हुए हैं। बातों से ही हल होते हैं, चाहे तो कितना भी बड़ा मुद्दा हो, चाहे कितने भी बड़े। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ये बातों से हल किया जाए ऐसा मुद्दा है। और जो एक ठीक। कहा जाता था एक जमाने में कि भारतीय जनता पार्टी थिंक टैंक वाली पार्टी, इंटेलेक्चुअल्स की पार्टी, ये है इंटेलेक्चुअल्स की पार्टी। यहाँ पे उनके नेता मतलब राज्यसभा के फ्लोर पे जाके रोते कि 3 साल से हमले हो रहे, तीसरी टर्म में। वीकेस्ट स्टेटमेंट, आई एम सॉरी टू से दिस, ये मतलब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं है, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भी नहीं है, वीकेस्ट स्टेटमेंट है, और कुछ नहीं है। जी जी जी। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही और पूरे विषय को जिस तरह से आपने परिभाषित किया उससे तो बड़ा स्पष्ट होता है कि भाई सरकार अगर पहले दिन इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की दिशा में आगे बढ़ती तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसका एक पार्लियामेंट चलती उसके बाद वो समाधान उस विषय का उसी दिन हो जाता, जो विपक्ष चाहता था उसकी बात अपना वहीं एक अपना स्टेटमेंट जारी करके सबकी अगर बात ये भी सुनकर। सवाल आता है विपक्ष में कि पैसा किसका है, क्या है, तो वो जो कोर्ट तय करेगा बाद में आप डिसाइड कर कोर्ट लीजिए ना, तक। जो भी है उसका जवाब सही दे बात है। आने दीजिए कोर्ट का, और बाद में तय कर ली। लेकिन आप एक बार चर्चा करके मामला खत्म कर सकते थे पहले दिन, क्या आपने किया? नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। यही महत्वपूर्ण बात है कि पहले दिन इसको कोशिश करनी थी कि पूरे पुरानों को वहीं सॉर्ट आउट हो जाए और दूसरी एक डिबेट कोशिश पे। नहीं, आप एक कोशिश नहीं, मैं बोल रहा हूं पहले जो भी सवाल है जिसके भी ले आइए उसको बोल ले दीजिए आइए। आज के दिन इसी मुद्दे के ऊपर रखे हमने, मतलब आप ये पास कर दीजिए कि आज इसी के ऊपर चर्चा होगी इसी के और ऊपर। कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक ठीक बात है, है, ठीक बात। और बात खत्म कीजिए। और बाकी के दिन जो है बाकी के मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, उसमें जो भी आपके सवाल है, ये बिल आने वाला है, ये बिल आने वाला है, ये बिल आने वाला है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये मुझे लगता है हेल्दी होता। हेल्दी होता।
और ये इंडिकेशन होता कि एक एजुकेटेड पार्लियामेंट बैठी है वहां पे। सत्ता बिल्कुल में बैठे लोग इतने एजुकेटेड है, इतने मच्योर है कि चर्चा के लिए तैयार है। यहाँ पे तो आप चर्चा ही नहीं कर, आप बोल रहे रिकॉर्ड पे मत लीजिए। वो फोर्स कांड जो हुआ, स्विस रेडियो ने जिस तरीके से ब्रॉडकास्ट किया था और यहाँ पे बातें हुई थी और तब विपक्ष में थे, तो तब वहां का विदेशी मीडिया आपको प्रॉब्लम नहीं था। अब इस मामले में विदेशी मीडिया है तो आपको प्रॉब्लम है। ये बड़ी चर्चाएं बात है, हुई ये थी, रिकॉर्ड पे था, बराबर सब है। रिकॉर्ड में रहा। क्वाट्रोची खाली डिनर लेने के लिए गया था राजीव गांधी के घर, उसमें पूरा उसका लिंक एस्टेब्लिश हो गया था। अब यहाँ पे तो आप सत्ता में जब जाते हैं तो प्लेन उसके पीछे अदानी लिखा है, आप हैंड वेव करके जाते तो अभी बाकी क्या रहा कहने के लिए कि आपका कौन सा, मतलब आपका किस तरीके का उनके साथ कनेक्शन है। आपने ही कहा है, हमने नहीं कहा है। क्वाट्रोची का तो फिर भी कोई ढूंढ के लाया था कि डिनर करने के लिए गए, तो ढूंढने भी नहीं जाना पड़ा है। और फिर आपसे सवाल होंगे ना। आप जब प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली आते थे, अगर किसी एयरलाइन को आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे जाना है, आप इकोनॉमी क्लास की टिकट मांगते हैं, वो आपको बिजनेस क्लास की टिकट दे देते। वहां पे भी आपके साथ सबके साथ सेल्फी बेल्फी खिंचवा के आपका भी मतलब अच्छा प्रमोशन हो जाता है। यहाँ पे अदानी के प्लेन में तो कोई नहीं है आपके साथ सेल्फी खिंचवाने, आपका कार्गो भी फ्री में ले जाते। ये तो आपने किया नहीं, वो मौका तो आप गंवा चुके हैं। और आपने ये कहा कि अदानी इज माय मैन, ऐसा करके तो आपने मैसेज दिया ऑटोमेटिकली पब्लिक को, जैसे जॉर्ज जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं कि इलॉन मस्क इज माय मैन, तो आपने यहाँ पे इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया। और बाद में अगर कोई सवाल करेगा तो करेगा भाई, तो तैयारी रखिएगा। बिल्कुल ये आपने सामने से कहा है, कोई ढूंढ के नहीं लाया है कि आप इसके आदमी हो या उसके आदमी हो, आपने सामने से कहा है। और कल एक वीडियो वायरल हुआ है मेरे ख्याल से राजस्थान का, जहाँ राजस्थान पे का प्रधानमंत्री जी खड़े हैं और अदानी जी बैठे हुए हैं। बैठे आई हुए मीन हैं, अदानी बड़ा सिटिंग वायरल ओवर है। देम। हाँ, बड़ा तो वायरल है वीडियो ये ये भी। क्या इंडिकेट कर रहा है? ये आपने इंस्ट्रक्शन दिया था क्या गौतम अदानी को, आप बैठे रहिएगा, मत कीजिएगा तो भले हल्ला हो? या गौतम अदानी somebody who is not respecting the prime minister of the country, वो खड़े नहीं हो रहे? तो आप क्या इस मुद्दे के ऊपर भी अभी मतलब ये आई बॉल्स ऐसा बिल्ड करना चाहते हैं कि ठीक है नहीं खड़ा हुआ तो क्या फर्क पड़ता? देखिए यही बात है ना, संसद में जो बिल्स पास होने हैं वो शायद पिछले 3 दिन में फिर क्या होगा कि इसको सबको सस्पेंड करके, गुजरात में यही हुआ था। परेश दानानी करके लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे, वो हल्ला मचाते थे, सबको सस्पेंड किया जाता था, बिल्स पास हो जाते थे। तो ये तो नहीं है मोडस के पिछले 3 दिन में फिर सभी बिल पास हो जाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, ये वो से करके तालियां चलिए, बजा के खत्म। तो धमनी मतलब मत ये से तो पानी निकल। लोकतंत्र की हत्या कर दी आपने पूरी की पूरी। आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो होना चाहिए, डिबेट एंड डिस्कशन, जो बिल पास होना चाहिए वो नहीं करने दिया आपने, ये करके लोकतंत्र की हत्या कर दी। मतलब आप मेजोरिटी में ना होने के बावजूद आपने उस तरीके से उस बिल्स को ऐसे पास करके टैक्टिकली आपने तो लोकतंत्र की हत्या ही कर दी। तो फिर ठीक है, और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा होती इसलिए है, राज्यसभा की वहाँ डिबेट हो सके, विभिन्न तरह के मुद्दों पर डिबेट हो सके, देश जान सके आखिरकार इन मुद्दों पर की सच्चाई क्या है और किस तरह सरकार का स्टैंड है, विपक्ष का क्या स्टैंड है। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूरे विषय को बताया है कि, और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा भी पसंद आएगी, उन्हें समझ भी आएगा पूरा आखिरकार मुद्दा क्या है और किस तरह से सरकार के विपक्ष का क्या स्टैंड है। इन्हीं सब बातों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के पास समय निकाला, बहुत ही सार्थक चर्चा भी प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोई बात है।